मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसवावलियाँ। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ओम का नियम, ओम्स लॉ। बच्चों 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम दिया। इसी नियम को हम क्या कहते हैं बच्चा? ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। इनके अनुसार है क्या, कौन सा है ये नियम? तो ध्यान रखें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ताप में परिवर्तन न किया जाए, चालक तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, तार की जो प्रकृति है, पदार्थ की जो प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तार की मोटाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो उनके अनुसार क्या बच्चा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इसका मतलब इनके अनुसार क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी और चालक में बहने वाली धारा आई है, तो इनके अनुसार अच्छा यह अनुक्रमानुपाती होता है आई के, यानी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का एक दूसरे से संबंध क्या है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का है। अच्छा, जब हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो इसके बीच में एक नियतांक लगाते हैं, तो इस नियतांक को हम कहते हैं आर और ये हो गया आई। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला बच्चा? V = R × I, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम R को ही जानना चाहते हैं, तो R बराबर क्या होगा? अतः प्रतिरोध हम जानना चाहते हो, अच्छा R बराबर V क्या होगा? I। ठीक है, अब V/I। अच्छा, V/I वास्तव में एक नियतांक है, तो किस प्रकार से, कैसे? जैसे जैसे विभव बढ़ाते जाते हैं तो उसके चालक में धारा भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अच्छा, इसके लिए ग्राफ देखिए, समझ में आएगा आपको। अच्छा, अगर हम x अक्ष पर विभवांतर के लिए लें और y अक्ष पर हम धारा I के लिए लें, तो बच्चा जैसे जैसे उसके चालक सिरों का विभव बढ़ता जाता है तो चालक तार में धारा I का भी मान उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है। तो अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए तो एक झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। यही क्या है आपका? चालक तार है। ये चालक तार, इस प्रकार से इसका ग्राफ जो है आपको मिल जाता है। तो अगर V और I के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो ध्यान रखेंगे, जितना हम V लेंगे उसी के अनुपात में I का भी मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो एक झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी V/I एक क्या होता है? नियतांक होता है। तो जैसे V का मान हम कुछ रखेंगे, फिर I का मान हम कुछ रखेंगे, और इस तरीके से जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा वैसे वैसे I बढ़ता जाएगा।
तो विभवांतर और धारा का अगर हम इस प्रकार से ग्राफ खींचे बच्चा, यहाँ V और I के बीच में अगर हम खींचे कि वोल्ट हमने इतना लिया, एम्पियर इसमें धारा बढ़ गया, इतना लिया, इतना लिया, अब सबका हम अनुपात करें तो याद रखिएगा R बराबर V बटा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। ऐसी नियतांक को हम क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं। तो ये आपका निश्चित हो गया। तो अच्छा, अब इसके बारे में हम ये तो जान लिया कि किसी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। और इस प्रकार से हम जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो R लिया, जिसे हम नियतांक कहेंगे, इसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं बच्चा। ये प्रतिरोध बराबर हमको पता चल गया। जब ग्राफ खींचेंगे तो हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस R का प्रतिरोध का हम मात्रक देखना चाहते हैं। तो R का मात्रक, अच्छा R के मात्रक पर हम विचार करेंगे। तो R का मात्रक होगा क्या, तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, विभवांतर। तो R का मात्रक, तो R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिरोध बराबर विभवांतर, क्या होगा बच्चा, विभवांतर बटा में आपका क्या है, धारा। अब प्रतिरोध को हम कैसे प्रदर्शित करें, R से। तो अब विभवांतर को हम मात्रक लेने जा रहे हैं तो क्या होगा, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक क्या होता है, अच्छा वोल्ट होता है। और धारा के लिए हम क्या लिखेंगे, एम्पियर। ठीक है ना। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम इस R का मात्रक ओम के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानेंगे, ओम। यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ओम तब कितने के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं फिर से, ठीक है ना। 1 ओम की परिभाषा आपको देना है। तो यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, 1 ओम कहते हैं। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट लें तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। 1 ओम के बराबर होता है बच्चा, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे आप, होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो हम लोगों ने ओम के नियम को यहाँ तक सीख लिया है कि ओम का नियम क्या है। ठीक है। और इसके बाद हमने जाना कि अब जो है प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध कितने के बराबर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और पूछे कि 1 ओम कितने के बराबर होता है। तो यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। इतना हम लोगों ने जान लिया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये किसके बराबर है, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहाँ से बच्चा हम R का बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहीं पर दिखा देते हैं प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध की क्या होता है, बीमा। बिल्कुल रोक करके आप इसको देखिएगा। प्रतिरोध R है ना, प्रतिरोध R की क्या दिखाएंगे, बीमा। तो देखिए ये है आपका वोल्ट और ये है क्या आपका एम्पियर। ठीक है ना। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, वोल्ट प्रति क्या लिखो बच्चा, एम्पियर। ठीक है ना। वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम।
तो ये हो गया जूल प्रति क्या होता कूलाम हो गया, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। और साथ में इसी के साथ ले लेते हैं एम्पियर, हम बाकी मिटा देते हैं क्योंकि अब डिस्टर्ब पैदा करेगा आगे। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इजी है और बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा जो है पेपर में आपको कंपटीशन में अक्सर देता रहता है, तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और मन से देख लेना चाहिए। अभी तो अभी याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है बेटा। देखते हैं यहाँ पर जूल प्रति कूलाम एम्पियर कैसे हुआ है तो समझ लीजिए। वोल्ट किसके बराबर, जूल प्रति क्या होता है कूलाम होता है, नीचे एम्पियर था तो मैं एम्पियर लगा दिया। अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, और तो जूल को सीधा मैं लिखता हूँ, हम लोग बीमा पढ़ के आए ना उसी पर लिख देता हूँ। तो जूल के लिए तो न्यूटन गुणे मीटर, तो न्यूटन, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एम जूल के लिए एम एल पर घात 2 टी पर घात -2, ठीक है। नीचे आ जाइए कूलाम, तो कूलाम की परिभाषा क्या बच्चा, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसी का तो मान 1 कूलाम के बराबर होता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, A × T, 1 एम्पियर गुणे हाँ टी समय 1 सेकेंड। और यह लीजिए एम्पियर के लिए फिर हम क्या लिखें, ए लिखें, ए से ए को मिलाएंगे तो ए पर घात 2 हो जाएगा, टी को हम ऊपर ले जाएंगे, ए को भी ऊपर ले जाएंगे, टी पर घात -2 है जाके 3 बना देगा और इस पर घात -2 हो जाएगा, बाकी सब प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। तो बीमा लिखने का तरीका क्या होता है, एक कोष्टक में होता है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये होगा बच्चा एम एल पर घात 2 टी पर घात -3, क्यों 3 हुआ समझ में आया ना, टी ऊपर गया है और ए ऊपर जा रहा है तो माइनस क्या होगा 2। तो ये हो गया प्रतिरोध की बीमा, माने आर की बीमा। तो ये हमको बीमा मिल गया। हमको बीमा याद रखना चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन से जो है ये देता रहता है, कैसे निकालना है वो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध किसके बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो वोल्ट किसके बराबर जूल प्रति कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम जूल किसके बराबर होता है, तो जूल कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन गुणे मीटर होता है। न्यूटन क्या होता है तो आपको भी पता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाकर उसे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन गुणे मीटर, तो पूरा पीछे हम लोग जो है सब इसका एक एक करके व्याख्या करके बीमा में सिखा के आया हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बीमा मात्रक अक्सर जो है आपको पासिंग नंबर देने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और कंपटीशन के लिए तो खास तौर से। तो इतना हम लोगों ने सीख लिया है कि प्रतिरोध की बीमा क्या है, तो याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ टॉपिक को। अच्छा, ये प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब उसके ऊपर हम चलेंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता, अगला हमारा टॉपिक सीखना है बच्चा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके ऊपर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है ना। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा देखो, अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। पहले तो ये जानो कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध ही पहले क्लियर कर लीजिए। अच्छा, किसी चालक में प्रवाह किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। आज जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में आगे गति कर रहा होता है तो उस में उपस्थित जो धन आयन होते हैं वो आगे इसको बढ़ने नहीं देते हैं, यानी इसकी गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी विरोध को, यानी इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध को ही हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, चालक की निर्भरता किन किन बातों पर होती है। तो अगर चालक तार की लंबाई अगर अधिक है, बढ़ा दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या मतलब है, जरा समझ लीजिए। मान लो बेटा कि ये जो है तुम्हारे पास एक कोई जो है चालक तार है, ठीक है, और चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो धन आयन है इसको रोकना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो जो है क्या करना चाह रहा है, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन जो धन आयन होते हैं इसको क्या करते हैं, रोकते हैं, टकराते हैं। यही कारण होता है कि जो है
उसमें चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टक्कर करने लग जाते हैं तो उसकी जो है उसमें ऊर्जा में, यानी वो जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा बदल जाती है, तार हीट हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि इससे जो है वहाँ से तार ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब जो है इलेक्ट्रॉन किसी चालक में आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको जो धन आयन होते हैं उसको क्या करते हैं, टकरा करके इसको रोकने का काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसी अवरोध को ही हम चालक तार की क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको जो है इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, माना बच्चा ये सिरा ए है और ये सिरा बी है, इसकी लंबाई जो है एल है, सपोज कीजिए क्या है, इसका लंबाई एल है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से ए सिरे से बी सिरे तक जाएगा, ठीक है, तो एल लंबाई तक तय करेगा, इसमें धन आयन इसको टकराएंगे। लेकिन अगर इसकी लंबाई जो है 2l के बराबर कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चा, अगर 2l के बराबर कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में अगर ये 2l के बराबर हो गया तो इसको और भी ज़्यादा टकराना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा टक्कर के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है और संघर्ष करके अगर इसको C कहें और इसको D कहें तो C से D तक पहुँचने में इसको और अधिक से अधिक जो है क्या करना पड़ेगा, चलने की ज़रूरत होगी, जो कि टकरा करके इसको रोकने का काम किया जाएगा और ये चल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी लंबाई तय करने में और बड़ी लंबाई तय करने में प्रतिरोध जो है बढ़ रहा है, छोटे में कम हो रहा है और अधिक में ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरी भाषा में समझिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आप लोगों के घरों में भी होता है। अच्छा मान लो कोई जो है स्विच वाला जो है बोर्ड है और उसमें जो है हमने एक प्लग खोस दिया और तार जो है कुछ ले लिया, एक बल्ब को जो है हमने जला लिया। तो अगर हम नज़दीक रखते हैं तो तेज़ जलता है। बोर्ड के पास अगर हम जो है किसी बल्ब को जलाएं, ठीक है, और बल्ब को जलाएं कुछ दूरी पर लेकर के 2-3 मीटर के ऊपर रख लें तो बल्ब जो है तेज़ जलता है। लेकिन अगर वो 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर अगर रख करके देखा जाए तो बल्ब जो है आपका डिम जलता है, यानी धीमा जलता है। पूछिए क्यों जलता है? वो इसीलिए जलता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसको संघर्ष करना पड़ता है, इसकी गति जो है कम होती जाती है, यानी आवेश की जो मात्रा होती है धीरे धीरे जो आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है वो कम होती जाती है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है सुगमता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चालक तार कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम इस पर लेना चाहते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो पहला हो गया ये बेटा कि चालक तार की लंबाई पर। अगर चालक तार की लंबाई की बात करें तो प्रतिरोध, ध्यान रखें, यह प्रतिरोध जो है बच्चा अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई L। यदि किसी चालक तार की लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R है तो जितना ही इसकी लंबाई होगी उतना ही प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध R है और चालक तार की लंबाई L है तो यह L जो है R के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा में ये बच्चा कि जो इसके अनुप्रस्थ काट, क्योंकि तार का ये समझो बेटा, ये जो है ना आपका कलम है, कलम की जो है कुछ मोटाई है, मोटाई का ही जो है ये व्यास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसका ये अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है अगर जितना ही अधिक होगा तो प्रतिरोध उतना ही कम होता है। अब इसको ज़रा समझ लीजिए। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी कंडीशन। ये पहली कंडीशन था बच्चा, पहली स्थिति मैंने क्या बताया कि तार जितना ही लंबा होगा, ठीक है ना, प्रतिरोध उसका उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब तार की मोटाई पर यानी प्रतिरोध जो होगा अनुक्रमानुपाती, हाँ, 1 बटा किसके होगा, 1 ही। अगर हम एक को तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद माने, क्षेत्रफल माने तो ऐसा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब कैसे? तो अच्छा मान लो कि एक दरवाज़ा है, ठीक है ना, एक क्या है बच्चा, दरवाज़ा है, सपोज करो एक दरवाज़ा है, ठीक है, और इस दरवाजे में जो है 10 व्यक्ति को, 10 नहीं मान लो कि 100 व्यक्ति,
100 व्यक्ति जो है इसमें से प्रवेश करना चाहते हैं। एक ही दरवाज़ा है, 100 व्यक्ति हैं इसमें से प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सब जो है प्रवेश कर लेना चाहते हैं, यानी उनमें होड़ लगी हुई है कि हम जो है दरवाजे से होकर के जल्दी से रूम में चले जाएं, यानी एक दरवाजे से 100 लोग जो है अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी, आप क्लियर कीजिए। अगर मान लीजिए कि वही जो है आपका दरवाज़ा है, ठीक है ना, वही आपका क्या होता है दरवाज़ा है, ठीक है, और उसमें 200 लोग जो है अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई कि उसमें प्रवेश करने वाले 200 लोग हैं। तो अगर 200 लोग जो है उसी दरवाजे से प्रवेश करना चाहते हैं तो बोलो मशक्क़त किसको ज़्यादा करनी पड़ेगी? सब चाहते हैं कि जल्दी से हम प्रवेश कर जाएं, तो सब एक दूसरे का प्रतिरोध कहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दरवाजे का आकार हम जितना अधिक बढ़ा देंगे तो इसमें जो प्रवेश करने वाले लोग होंगे वो उतना ही सुगमतापूर्वक जो है कमरे में क्या करेंगे? प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक तार की मोटाई बहुत अधिक होगी, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ही होगा, क्योंकि 1/A क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसके? प्रतिरोध R का। तो जितना ही ये तार मोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक क्या करेंगे? एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये जो है क्या हो गया आपका? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। 1/A आपको मिल गया। ये कौन सी स्थिति थी बच्चा? दूसरी स्थिति थी, ठीक है ना। तो दूसरी स्थिति में हमको ये मिला है कि किसी चालक तार की मोटाई जितना ही अधिक होती है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ही क्या होता है? अधिक होता है, तो उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होता है? कम होता है। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, ये भी R है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में ये भी R है। अगर समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या होगा? तो विचार करें। तो समीकरण किससे बच्चा? 1 तथा किससे? 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो R अनुक्रमानुपाती किसके? तो ये हो जाएगा आपका L और बटा क्या गुणा लिख देते हैं, 1/A कर देते हैं। अगर हम इसको मिला दें और इसके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक हमको देना पड़ेगा। अगर हम नियतांक भी दे देंगे उस स्थिति में इसको हम कहते हैं, नियतांक को रो कहते हैं, और तब ये क्या होगा बेटा? यह L बटा में क्या होगा? A हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये रो क्या चीज़ है? ये जो है एक नियतांक, क्योंकि रो चालक तार का क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। चालक तार का क्या कहलाएगा? अच्छा, प्रतिरोधकता कहलाता है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक ना। जहां रो किसी चालक तार का, लिख देते हैं, जहां रो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है ना। जहां रो किसी चालक का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मतलब क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसको? रो को। किसको हम क्या कहते हैं? किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। पहले विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लीजिए, ये क्या विशिष्ट प्रतिरोध? अच्छा, आपने देखा होगा कि दोपहर का या 10 बजे का समय है दिन का, ठीक है, और सूर्य जो है अपना ताप सभी वस्तुओं को क्या कर रहा है? एक ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप वस्तुओं को छूना शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिए, किसी की ताप जो है छूने से आपको अधिक लगेगा, किसी को कम लगेगा, किसी को नॉर्मल लगेगा। वो क्या चीज़ है? वो जो है उस वस्तु की अपनी खुद की प्रकृति होती है कि वो कितना ताप देने पर किस प्रकार का जो है बिहेव कर रहा है। तो उसी तरीके से किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी यह जो रो है, क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। किसको? इस
लिखावट को, ठीक है ना, जो पी की तरह से थोड़ा सा मुड़ा रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो रो है, तो इसको अब यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने की ज़रूरत थी कि रो क्या चीज़ है। तो जहाँ रो किसी चालक तार का विशेष प्रतिरोध है, इसे स्पेसिफिक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन इस विशिष्ट प्रतिरोध को एक दूसरा भी नाम देते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। किसको, रो को। यानी या करके इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को मैं क्या नाम दे रहा हूं, प्रतिरोधकता। मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ऐसे इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये जो है रो को हम एक दूसरा भी नाम देते हैं, चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक जो है रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसी रो को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसी विशिष्ट प्रतिरोध को जो रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। बच्चा, इस तरीके से हम लोगों ने इतना जान लिया। अब हम लोग जब जान लिए हैं तो अब हम इसी का मात्रक और बीमा भी जानेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस रो माने क्या, ये विशिष्ट प्रतिरोध या क्या बच्चा, प्रतिरोधकता। हाँ, इसको मैं शॉर्ट में भी लिख देता हूँ ऐसे, प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है, मात्रक में लेने जा रहा हूँ। तो अब हमको पलटना पड़ेगा ना, तो ध्यान दीजिए, यह रो जो है अगर यहीं पर मैं छोड़ूं तो जा कर के इसमें गुणा हो जाएगा, यल इसके नीचे चला जाएगा, तो यह रो बराबर तब क्या हो जाएगा, तो मुझे लिखना चाहिए बेटा R इंटू ए बटा में क्या होगा, L, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये प्रतिरोधकता बराबर हमको प्राप्त मिल गया कि रो बराबर क्या होगा, तो R जहाँ ये चालक तार का प्रतिरोध होगा, A क्या होगा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, और इस चालक तार L क्या होगा, चालक तार की लंबाई होगी। लिख दूं क्या, जहाँ R चालक तार का प्रतिरोध है, ठीक है बेटा, उसी तरीके से अनुप्रस्थ चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ठीक है, और L चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है बेटा, ये आपको जानना हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब यहाँ से मैं मिटा करके अब लेकर के आ रहा हूँ मात्रक, यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देखते रहिए क्या बनने वाला है उसका मात्रक। अभी तो सब जान चुके हैं। हाँ बेटा, लेते हैं ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्योंकि रो का क्या समझ रहे हैं, मात्रक जानना चल रहा है ना, तो रो का मात्रक, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए, तो R, क्योंकि रो बराबर क्या है, वही चीज़ है, तो फिर इसका बताइए, प्रतिरोध है तो क्या मात्रक रखेंगे, ओम रखेंगे, नहीं, और इस को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर कहेंगे, ठीक है ना, और यल है तो क्या लिखेंगे आप, मीटर ही रखेंगे ना, यल के लिए मैं क्या रखूं, मीटर रखूं, ठीक है। तो ओम मीटर का स्क्वायर प्रति मीटर, मीटर से एक मीटर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या मिला, ध्यान दीजिए, तब ओम मीटर, ओम क्या होता, ओम मीटर हो गया। यानी किसी चालक का विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है बेटा, ओम क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका मात्रक भी क्या कर लिया, जान लिया। अब इसकी हम बीमा भी दिखा देते हैं। तो रो की क्या बेटा, बीमा, ठीक है ना। आपको याद है ना, ओम की बीमा मैंने क्या लिखा था, तो ये था m L पर घात 2 T पर घात -3 A पर घात -2, ठीक है, ये हो गया। और मीटर है तो क्या लिखेंगे बेटा, L लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक में मिला लेंगे तो कैसा होगा, तो m L पर घात 3 T पर घात -3 A पर घात -2, और इस तरीके से किसी चालक तार की प्रतिरोधकता या उसकी विशिष्ट ऊष्मा का क्या मिल गया, बीमा मिल गया। तो इतना जान लिया। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चा, जो ओम होता है, ठीक है ना, ओम का प्रतीक एक समझ लीजिए,
ओम भी ऐसे लिखा जाता है और नहीं तो कभी कभी बेटा ऐसे भी दिखाया जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी पेपर जब आता है तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका मात्र कभी ओम दिखा रहेगा, अगर नहीं दिखा रहेगा तो ये चिन्ह के माध्यम से आप इसको क्या कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, ओम का नियम किसे कहते हैं और प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर किया, कैसे कैसे सूत्र मिला और कैसे कैसे हम लोगों ने जाना, यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। और लास्ट जो आपको समझाने जा रहा था वो बड़ा ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सीखिए। तो अब जो है प्रतिरोध की निर्भरता ताप के ऊपर हम बताने जा रहे हैं, इसी का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक इसी का बेटा। तो इससे ध्यान से देखते रहिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आपको फिजिक्स से कभी भी एनी टाइम पढ़ते रहिए, कहीं दिक्कत है तो हम आपके सॉल्व के लिए तैयार हैं, पूछ सकते हैं जो आपको दिक्कत है। तो चलो बेटा अब हम जानेंगे ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, ठीक है। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। अच्छा, ताप पर निर्भरता अब हम देखेंगे। पहले किस पर जाना, तो तार की, चालक तार की लंबाई पर जाना, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जाना। अभी हम जानने चल रहे बच्चा ताप पर निर्भरता। ताप की निर्भरता के लिए मैं क्या कैसे जाने, तो देखो बेटा अगर हम तापमान और प्रतिरोध में एक डिवाइडेशन खींच करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया बेटा आपका तापमान, ताप लिख देते हैं, क्यों तापमान, तापमान क्या ताप है और ये है आपका प्रतिरोध, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि t0 पर किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या बेटा R0 है और t समय पर उसका प्रतिरोध R0 से बदल करके RT हो जाता है, तो हम अब जानना चाहते हैं कि प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन, दो स्थितियां जानेंगे, ताप में परिवर्तन जानेंगे और प्रतिरोध में परिवर्तन जानेंगे। तो हम प्रतिरोध में परिवर्तन जानना चाहते हैं। पहली स्थिति, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, परिवर्तन जब भी निकालते बेटा डेल्टा का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहें, डेल्टा आर कहें। अगर प्रतिरोध में परिवर्तन क्या है, डेल्टा आर है, प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर है, तो ठीक है यहाँ से दिखाइए। तो यह डेल्टा आर जो होगा बेटा वो कैसे जानोगे, तो अंतिम प्रतिरोध ऋण क्या, प्रारंभिक प्रतिरोध, ये मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहला कंडीशन, ठीक है ना, प्रतिरोध में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन जानना चाहते हैं, ताप परिवर्तन क्यों लिखते हैं बेटा, ताप परिवर्तन, ठीक है ना। ताप परिवर्तन को हम डेल्टा टी कहें, तो ताप परिवर्तन डेल्टा टी है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए तब, तो वो डेल्टा टी बराबर अंतिम ताप यानी T माइनस T0, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको जो है इसी बात पर जाननी है कि प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध से संबंधित ही जो है इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है बेटा, वो प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, और अगर ताप आपने बढ़ा दिया तो वो भी जो है प्रतिरोध डेल्टा आर जो होगा इसी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ से टॉपिक उठा ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर चूंकि प्रतिरोध में परिवर्तन, चूंकि प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है ना, प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर प्रारंभिक परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है ना, प्रारंभिक परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है, तब क्या होगा ध्यान दीजिए। तो यानी यह डेल्टा आर जो होगा बेटा वो कैसे जानोगे, अनुक्रमानुपाती प्रारंभिक
प्रतिरोध R0 से जानोगे। ये हमने जान लिया। प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R प्रारंभिक परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब आगे देखिए, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध परिवर्तन खाली लिख रहे हैं बेटा, प्रतिरोध परिवर्तन डेल्टा R प्रारंभिक ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ लिख देते बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, तो इसका मतलब कि तब डेल्टा R अनुक्रमानुपाती किसके, डेल्टा T के। और ये समीकरण नंबर आपका हो गया कितना, 4 हो गया बेटा। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा किससे, हाँ समीकरण 4 से उठा लीजिए। इसको डेल्टा R डायरेक्ट में लिख रहा होता है एक के बार, ठीक है ना। ये हो जाएगा R0 इंटू डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब इस अनुक्रमानुपाती को हम क्या करेंगे, हटाएंगे या करके नियतांक देंगे। तो यह डेल्टा R बराबर, ये होता है अल्फा, अल्फा का मुंह खुला रहता है, समानुपाती ऐसे झुका रहता है, तो ये होगा R0 इंटू डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण नंबर हो गया आपका कितना, 5। अच्छा, समीकरण नंबर 5 में देखिए ये डेल्टा R है। इस डेल्टा R को अगर हम समीकरण 1 से जोड़ दें तो क्या होगा, तो समीकरण 1 से, समीकरण किससे बच्चा, 1 से अगर हम ले तो क्या होगा, मिटाते हैं नीचे। समीकरण अगर हम 1 से लें तो हम इस डेल्टा R की जगह पर लिख सकते हैं, हाँ RT माइनस R0 इक्वल टू, हाँ अल्फ़ा R0 डेल्टा T लिख सकते हैं। तो इसको हम R0 को हटाएंगे तो उधर लेकर के जाएंगे, तो ये RT बराबर क्या होगा, R0 प्लस हो जाएगा, और प्लस पहले ही से है, अल्फ़ा R0 इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो एक समीकरण ये मिल गया हमको, और इस समीकरण का नाम हमने दे दिया 6। अब अच्छा, इसमें से R0 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, हाँ तो ध्यान देखिए, R0 बराबर क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका भी हमने समीकरण दे दिया। अब कैसा आएगा आपका पेपर में, किस प्रकार से कैसे पूछा रहेगा, तो फटाफट इन सूत्रों को हम याद रखते रहते हैं और हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको पता चल गया है। तो ये समीकरण 6 और समीकरण 7 जिस तरह से जैसे आएगा, कब प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर किया, तो ध्यान रखिए, ताप और प्रतिरोध के बीच में हमने लिया कि माना कि T0 पर प्रतिरोध R0 है तो T बराबर RT हो जाता है। प्रतिरोध में परिवर्तन देखा डेल्टा R है। प्रतिरोध में समीकरण 1, 2 कैसे मिला, ये सब आप गौर से ध्यान से देखते रहिएगा घर पे। और ये आपका मैंने सूत्र निकाल दिया है। अब ताप बढ़ने पर जो है उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है, ये चीज़ जो है आप इसको पढ़ करके ध्यान से देखिएगा। ओके।